हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान पाठ विलयन का। इसके अंतर्गत हम लोग परासरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर प्रवाहित होते हैं, परासरण कहते हैं। या विलायक का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गमन करने को परासरण कहते हैं। इससे होकर केवल इससे अर्थात अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर केवल विलायक के अणु गमन कर सकते हैं, परंतु विलय के अणु गमन नहीं कर सकते हैं। प्राकृतिक में प्रत्येक वनस्पति एवं जंतुओं में अर्धपारगम्य झिल्ली पाई जाती है। अर्धपारगम्य झिल्ली जैसे फिनाल, पोटेशियम, फेरोसाइनाइड आदि की भी होती है। संश्लेषित झिल्ली सेलोफेन की होती है। शुद्ध विलायक में नमक को जो है घोल देते हैं, तो उससे जो विलयन तैयार होता है, विलयन में विलायक की सांद्रता जो है कम हो जाती है, हम ऐसे कह सकते हैं। तो शुद्ध विलायक की जो है जो सांद्रता होगी वह अधिक होगी, और विलयन में विलायक की सांद्रता कम होने के कारण शुद्ध विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के विलयन की तरफ गमन करने लगते हैं। अब यहाँ जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं कि हमारा जो है बाईं तरफ जो है हमने शुद्ध विलायक रखा है, और जो है दाईं तरफ जो है हमने विलयन रखा है, जिसमें जो है जल में विलय पदार्थ मिला हुआ है, और दाईं तरफ शुद्ध विलायक जो है हमारा जल है। और दोनों बर्तन को हमने एक नली द्वारा जोड़ रखा है। इस नली में जो है हमने एक अर्धपारगम्य झिल्ली जो है लगा रखा है। तो शुरू में जो है विलायक के जो अणु हैं वह अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के विलयन में जो है मिलने लगते हैं परासरण के कारण। अब यहाँ पर जो है दो शब्द का इस्तेमाल हमने कई बार किया है। विलायक अधिक सांद्रण, विलायक अधिक सांद्रण का मतलब जो है शुद्ध विलायक है, और कम सांद्रण का मतलब विलायक का कम सांद्रण कहाँ है, विलयन में है। और परासरण को जो है हमने ऊपर पहले हमने ऐसे बता रखा था कि जो है विलायक के अणु जो है अधिक सांद्रता से जो है कम सांद्रता की तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के जाते हैं। इसको हम लोग दूसरी भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि विलायक के अणु जो हैं विलयन की कम सांद्रता से, विलयन की कम सांद्रता कहाँ है, शुद्ध विलायक में, से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं। विलयन की अधिक सांद्रता कहाँ है, विलयन में होती है। ठीक है, अब हम परासरण दाब के बारे में जो है पढ़ने जा रहे हैं। तो वह दाब जो परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए लगाया जाता है, वह दाब जो परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए लगाया जाता है, परासरण दाब कहते हैं। इसको ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि वह अतिरिक्त दाब जो विलायक के प्रवाह को अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जाने से रोकने के लिए लगाया जाता है, परासरण दाब कहते हैं। इसे पाई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि विलयन की सांद्रता अर्थात मोलरता C हो तथा ताप T हो, तो पाई अनुक्रमानुपाती होता है C के। अर्थात अगर विलयन में हम लोग विलय पदार्थ की मात्रा ज़्यादा लगाएंगे, तो जो विलायक के अणु हैं वो तेजी से जो है विलयन के तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के प्रवाहित होंगे। इसका मतलब ये है कि विलायक के अणु को रोकने के लिए हमको जो है अधिक परासरण दाब लगाना पड़ेगा। अर्थात विलयन में विलय पदार्थ की सांद्रता
जितना ज़्यादा होगी प्रासरण दाब उतना ही अधिक होगा। दूसरा जो है प्रासरण दाब जो है वो ताप के अनुक्रमानुपाती होता है अगर सांद्रता निश्चित हो। जैसे अगर हम जो है विलायक का अगर ताप बढ़ा देते हैं मान लीजिए, तो विलायक का ताप अगर बढ़ाएंगे तो ये इसके अणु जो और तेज़ी से जो है विलयन में गमन करने लगेंगे। इसको रोकने के लिए और अधिक जो है प्रासरण दाब की ज़रूरत जो है वो पड़ेगी। तो प्रासरण दाब जो है वह ताप के भी अनुक्रमानुपाती है। अब इन दोनों संबंधों को एक साथ मिला लेते हैं तो पाई अनुक्रमानुपाती C/T हो जाता है। और अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए यहाँ पर हम एक नियतांक जो है R लेते हैं। तो इस तरीके से पाई बराबर CRT हमारा जो है वो है। जैसा कि हम एनिमेशन में देख पा रहे हैं कि जब हमने विलयन के ऊपर कोई अतिरिक्त दाब नहीं लगाया है तो विलायक के शुद्ध विलायक के जो अणु हैं वह अर्धपारगमय झिल्ली से होकर के विलयन की तरफ जो है गमन कर रहे हैं, अर्थात परासरण हो रहा है। कि बाईं तरफ जो है हमारा शुद्ध जल है तथा दाईं तरफ जो है हमने शुद्ध जल में जो है नमक घोल रखा है, अर्थात ये खारा पानी हो चुका है। अब यदि इस पर हम लोग परासरण दाब से अधिक दाब लगाते हैं तो शुरू में जो विलायक के अणु अर्धपारगमय झिल्ली से होकर के विलयन की तरफ आ रहे थे उनका प्रवाह बदल जाता है। ठीक है बच्चों, यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए, यदि विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो परासरण की दिशा बदल सकती है। इसे प्रतिलोम परासरण कहते हैं। इसका उपयोग करके हम लोग समुद्री जल को लवण से मुक्त कर सकते हैं, अर्थात समुद्री जल को पीने योग्य जल जो है बना सकते हैं। यदि हम अर्धपारगमय झिल्ली के एक तरफ शुद्ध जल रखें तथा दूसरी तरफ समुद्र का खारा पानी रखें और उस पर प्रतिलोम परासरण लगाया जाए तो खारा पानी से शुद्ध पानी के जो अणु हैं वह अर्धपारगमय झिल्ली से होती हुई शुद्ध विलायक की तरफ जो है गमन करने लगते हैं और समय समय पर जो है इसको जो हम लोग एक दूसरे बर्तन में एकत्रित कर करके जो है खारे पानी को जो है पीने योग्य पानी में बदल सकते हैं। अब इसको जो है हम लोग एनिमेशन के माध्यम से देखने जा रहे हैं। जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि बाईं तरफ जो है हमारा शुद्ध जल है तथा दाईं तरफ। अब हम इसके पश्चात पढ़ने जा रहे हैं वांट हाफ गुणांक। जब हम विलय पदार्थ को विलायक में मिलाते हैं और उसका आयनन या संगुणन, जिसे संयोजन कहते हैं हम लोग, हो तो विलयन में कणों की संख्या अर्थात मोलों की संख्या में या तो वृद्धि होगी या जो है कमी पाई जाएगी, अर्थात अणु संख्या गुणधर्म में परिवर्तन हो जाता है। वांट हाफ ने एक वांट हाफ गुणांक I को प्रतिपादित किया जिसके द्वारा विलय के आयनन की मात्रा या गुणन की मात्रा ज्ञात की जा सकती है, अर्थात I बराबर I क्या है, वांट हाफ गुणांक है, बराबर प्रेषित अणु संख्या बटा सैद्धांतिक अणु संख्या या संगुणन या वियोजन के बाद कणों की संख्या बटा संगुणन या वियोजन से पूर्ण कणों की संख्या। अब इसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे देखिए NaCl जो है मान लीजिए जल का एक अणु है, तो जब ये जल में घोलेंगे तो Na+ और Cl- दो आयनों में जो है वो टूट जाएगा। इस तरीके से I बराबर क्या हो गया, वियोजन के पश्चात जो है
आयनों की संख्या कितनी है, 2 है, और वियोजन से पहले जो है कितने NaCl के अणु हैं, 1 है, तो 2/1 अर्थात I बराबर 2 हो गया। अब हम MgCl2 को लेने जा रहे हैं। अब देखिए जल में घोलने के बाद Mg+ और 2Cl- बनता है, अर्थात I बराबर क्या हो जाएगा, वियोजन के बाद आयनों की संख्या हो जाएगी Mg एक आयन और Cl- के 2 आयन मिल रहे हैं, तो ये कुल 3 हो गया। और वियोजन से पहले इसकी संख्या कितनी है, 1 है, तो 3/1 अर्थात 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए एसिटिक अम्ल जो है ये संगुणन अर्थात संयोजन इसमें हो रहा है, तो 2 अणु मिलकर के 1 अणु बना लेते हैं। तो ये देखिए संगुणन के बाद जो है कणों की संख्या हो गई 1 और उससे पहले कितना थी, 2 थी, तो ये 1/2 हमारा आ गया। अब जो हम लोग सूत्र पढ़ चुके हैं पहले अणुसंख्य गुणधर्म के अंतर्गत, उसमें जो है दाईं तरफ हम लोगों को जो है 1/2 गुणांक से जो है गुणा करना पड़ेगा। जैसे देखिए ΔP/P10 बराबर x2 लिखते थे, अब x2 से पहले मुझे I लगाना पड़ेगा, तो ये हो गया ΔP/P10 बराबर IX2। इसी प्रकार ΔTB बराबर IKBM हो जाएगा। इसी तरीके से ΔF बराबर IKFM हो जाएगा। और परासरण दाब का जो सूत्र हम लोगों ने पढ़ा रखा था पाई बराबर CRT, तो CRC के पहले हमें I लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से जो है पाई = ICRT हो गया। अब हम परासरण विलयन के प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है समपरासरी विलयन उस विलयन को कहते हैं जिसमें विलयनों का परासरण दाब एक समान पाया जाता है, अर्थात समपरासरी विलयन में परासरण का प्रक्रिया नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ का परासरण दाब जो है क्या होगा, सेम पाया जाएगा। इसीलिए इसमें जो है जो विलायक के अणु होते हैं अर्धपारग में झिल्ली के एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जाते हैं। दूसरा हमारा होता है अल्प परासरी विलयन। ऐसे विलयन जिसके परासरण दाब काफ़ी कम होते हैं उसको अल्प परासरी विलयन कहते हैं, उसको अल्प परासरी विलयन कहते हैं। अति परासरी विलयन वे विलयन जिसके परासरण दाब का मान जो है अधिक पाया जाता है, अति परासरी विलयन कहते हैं। अति परासरी विलयन